Hello, dear students. We were studying alternating current, and in the previous video, we have seen about phasors, phasor diagram. What are phasors? Alternating current and alternating EMF are called phasors because they are having the same frequency and they can be represented in a circular form. Both are the rotating vectors, and we have seen the AC circuit containing resistor only, AC circuit containing inductor only, and AC circuit containing capacitor only. And we come to some conclusion and a very good result from the previous video, and those are, in case of resistor की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इन तीन चीज़ों की बात की थी हम लोगों ने। और अगर हम इन तीनों चीज़ों की बात करें तो रजिस्टर के केस में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई दी थी वो दिखाई दी थी कि यहाँ पर जो हमारा EMF है वो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो आई हमें आई नॉट साइन ओमेगा टी मिलता था। दीज आर द इक्वेशंस इन केस ऑफ रजिस्टर। इनका अगर हम फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो फेजर डायग्राम हमारा कैसा बनेगा? फेजर डायग्राम विल बी current will be represented in this direction only and EMF is also represented in this direction only. No phase difference हमें देखने को मिला था, no phase difference। अगर हम यहीं पर ग्राफ बनाने की बात करें EMF का टाइम के साथ और करंट का टाइम के साथ, तो अगर EMF का ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से है तो ऑब्वियस सी बात है करंट का ग्राफ कैसा बनेगा? करंट का ग्राफ बिल्कुल इसके नीचे से जाता हुआ, जहाँ पर EMF ज़ीरो वहाँ करंट ज़ीरो, जहाँ EMF मैक्सिमम वहाँ आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा। सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ I एंड दिस इज़ द ग्राफ ऑफ E। यहाँ पर I और E में आपको किसी भी तरीके का कोई फेज डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इंडक्टर के केस की अगर हम बात करें तो इंडक्टर के केस में हमें जो इक्वेशन मिली थी दैट इक्वेशन वाज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड द इक्वेशन ऑफ करंट इज I is equal to I naught sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। हमें ऐसा ही देखने को मिला था। मतलब यहाँ पर हमारा जो करंट है वो लैग करता हुआ दिखाई देगा, कितने से? पाई बाई टू से। मतलब अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा तो ग्राफ विल बी, दिस इज EMF with angle omega t, this is E। so I will lag, मतलब I जो होगा वो पाई बाई टू का एंगल बना रहा होगा इसके साथ। कितने का एंगल? पाई बाई टू का एंगल। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? EMF लीड्स करंट। EMF किसको लीड करेगा? करंट को लीड करेगा बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। यहीं पर अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ के केस में हमें क्या चीज़ देखने को मिली थी? ग्राफ अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले अगर मैं EMF का ग्राफ बनाऊँ तो ऐसा ही बनेगा और करंट लैग करना चाहिए, यानी कि पाई बाई टू से अगर ये लैग करेगा तो लैग करता हुआ करंट हम कैसे दिखा सकते हैं? सिंपल सी बात, इन्हीं इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करो तो EMF की वैल्यू जहाँ पर ज़ीरो है वहाँ पर आपको करंट कितना मिलेगा? करंट आपको नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि जब आप t की वैल्यू को ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर EMF ज़ीरो हो गया, यहाँ पर साइन माइनस पाई बाई टू मिलेगा और साइन माइनस पाई बाई टू कितना होगा? -1 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जहाँ कहीं पर भी करंट EMF आपका मैक्सिमम, वहाँ पर आपका करंट होगा ज़ीरो, और जहाँ कहीं पर भी EMF मैक्सिमम, जहाँ कहीं पर भी EMF ज़ीरो वहाँ करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। एंड ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, नेगेटिव वैल्यू से शुरू होगा और ये शुरू होता होता कुछ इस तरीके से साइनसोडल कर्व बनाएगा।
और जैसे ही ये साइनसोइडल कर्व बनाएगा तो ये कर्व मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब ये मेरा हो गया I और ये हो गया मेरा E। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी बेटा, एंड दैट वाज एक्सेल, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई, यहाँ पर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई इंडक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। And how it is represented? It is represented by XL, because इंडक्टर का जो सिंबल हम यूज करेंगे वो L यूज करेंगे, रजिस्टर का R और कैपेसिटर का C। तो XL की यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलती थी, दैट वैल्यू वाज इक्वल टू ओमेगा L। सो दिस इज द फॉर्मूला to find the resistance in case of inductor. Most important, for DC, inductor behaves as pure conductor। मतलब no resistance will offer, no resistance will offer। ये हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, will not offer any kind of resistance। अब अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के केस में हम लोगों ने लास्ट वीडियो से कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की थी। इन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने फाइंड की थी वो ये कि E इज इक्वल टू हमें E नॉट साइन ओमेगा टी मिलता था। तो I जो हमें मिलता था यहाँ पर, वो हमें मिलता था I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर, उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, समझ गए होंगे आप। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे XC से, एंड XC का जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था, जो हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट वाज XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। हम अगर यहाँ पर फेजर डायग्राम की बात करें कैपेसिटर के, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ कैपेसिटर का फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर आपका जो EMF होगा वो EMF आपका ओमेगा टी का ही एंगल बनाएगा, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट ही ऐसे किया है, दिस इज E। और I जो है वो लीड कर रहा होगा, मतलब दिस इज I। कितने एंगल से? पाई बाई टू के एंगल से। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल सी बात, यहाँ पर करंट लीड्स EMF, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, करंट लीड्स EMF बाई फेज एंगल, दैट इज पाई बाई टू। कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है। यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ। इसका ग्राफ अगर मैं यहीं पर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, चलो। ग्राफ विल बी, ये मेरा EMF हो गया, ठीक। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, यानी कि देखो वैल्यू प्लेस करके देखो तो आपको I जो है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और जहाँ पर EMF 0, वहाँ पर आपका करंट मैक्सिमम, और वो भी पॉजिटिव मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर स्टार्टिंग में, और उसके बाद सिचुएशन वैसे ही चलती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कर्व मिल रहा है, दैट कर्व इज साइनसोइडल कर्व। So this is I and this is E in case of capacitor.
इतनी चीज़ें हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखी थी, और ये दोबारा से बताने का मतलब यही है बेटा कि अभी जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर यही चीज़ें हमारी काम आएंगी। तो नेक्स्ट our topic is AC circuit containing inductor and resistor. In our 12th syllabus, we have series circuit only. सीरीज कॉम्बिनेशन ही है अपने पास। तो अगर हम यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये सर्किट कैसे बनेगा देखिएगा। हियर we'll have a inductor and we'll have a resistor and a AC source is connected to it. इसका इंडक्टेंस L, इसका रेजिस्टेंस R। अब सिंपल सी बात, अगर ये सीरीज में है तो सीरीज, इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो हमने क्या अज्यूम किया बेटा कि अगर यहाँ पर जो करंट आएगा I, वही I अमाउंट का करंट मुझे इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, रजिस्टर के पास भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंडक्टर के केस में EMF लीड करता है, मतलब इसके अक्रॉस हमें कुछ वोल्टेज मिल रही होगी और वो वोल्टेज हमारी VL मान लें, और इसके अक्रॉस जो हमें वोल्टेज मिल रही होगी वो हमने VR मान ली। ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये जो VL है वो लीड कर रहा है कितने से, π/2 से, और यहाँ पर EMF जो होता है वो बिल्कुल इसी के पैरेलल हुआ करता है, यानी कि VR इज इन द डायरेक्शन ऑफ I। अब इसी चीज़ को अगर हम फेज़र डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम लोग। तो फेज़र डायग्राम में हमें क्या करना पड़ेगा देखिएगा, यहाँ पर करंट को हमें सेम डायरेक्शन में रखना है। तो यहाँ पर मैंने करंट मान लिया कि करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, दिस इज I। और इससे π/2 से लीड कौन कर रहा है, π/2 से लीड करने वाला जो है वो है हमारा VL। ये देखो π/2 से लीड करता हुआ दिखा दिया मैंने, VL। यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिखेगा दिस विल बी π/2, और जो VR है वो इसी की लाइन में है। ये देखो ये हमारा VR हो गया इसी की लाइन में। एज दीज आर फेजर्स एंड दीज आर रोटेटिंग वेक्टर्स, तो इनका एडिशन वेक्टर के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो अगर मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी है तो रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा, 1 π/2 का एंगल है, यानी कि ओवरऑल नेट EMF जो आपको मिल जाएगा दैट विल बी रूट अंडर VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो V विल बी इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पर भी करंट I है, I इंटू XL, यही होता है I इंटू R, यही हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा I इंटू R का होल स्क्वायर। अब जो यहाँ पर V की जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट इज इक्वल टू I रूट अंडर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे ही देखने को मिल रहा है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, एक इंपॉर्टेंट बात जो अब आपको ध्यान रखनी है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LR सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री, इन कॉम्बिनेशन ऑफ LCR अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा, कॉम्बिनेशन मतलब LR, RC, LCR, देन इट इज कॉल्ड एक और नया नाम आपके दिमाग में आएगा बेटा, इम्पीडेंस, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z से। तो ऑब्वियस सी बात है पूरे के पूरे सर्किट में हमारा करंट तो I ही फ्लो हो रहा है, तो
in place of V, what I can write? I can write I into Z is equal to I into under root XL square plus R square. So I and I will get cancel out. So Z will be equal to root under XL square plus R square. This will be the formula of resistance offered by LR circuit. So this is a resistance offered by LR सर्किट. ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको. तो ये अपना रेजिस्टेंस हो गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अभी तक जब हमारे पास रेजिस्टर्स हुआ करते थे बेटा, in that case the voltage runs along with the current, but here voltage is having a phase difference. So in that case, if suppose 220 volt is written over here, it doesn't mean कि इन दोनों के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगी उस वोल्टेज का, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 180 यहाँ पर 100 ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, तो वो उनका वेक्टर सम इक्वल होगा. कौन सा सम इक्वल होगा? वेक्टर सम. ऐसा नहीं है कि इसके अक्रॉस आपको 100 वोल्ट दिखाई दिया, यहाँ 120 तो ये 220 हो गया. नहीं, बिकॉज as we can see there is a phase difference, and to find the voltage, this is the formula, that is root under VL square plus VR square. और यही हमें क्या देगा बेटा? V देगा. तो इतनी बात हमें समझ में आई. और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ पर VRMS भी निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF भी निकाल सकते हैं. जिस तरीके से हम लोगों ने VRMS, जैसे IRMS होता है वैसे ही VRMS भी होता है. तो इसी तरीके से आप यहाँ पर एक्चुअल वोल्टेज आप फाइंड कर सकते हैं. उसका तरीका क्या है? यू हैव टू ऐड दोज वोल्टेजेस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इन दी वेक्टर फॉर्म. किस फॉर्म में आपको ऐड करनी है? वेक्टर फॉर्म में आपको ऐड करना है उसको. क्लियर हुई बेटा बात? नेक्स्ट अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो अगला कंसेप्ट है हमारे पास सेम AC सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में ही, लेकिन इस बार जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो कैपेसिटर और रजिस्टर का है. तो अगर हम यहाँ पर सर्किट बनाएं तो सर्किट हमारा कैसा बनेगा? कैपेसिटर बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमने बना दिया एक रजिस्टर. जैसे ही मैंने ये सर्किट बनाया, सर्किट बनाते ही मुझे करंट की डायरेक्शन तो मेरी सेम रहेगी, यानी कि यहाँ पर भी मेरा जो I होगा वो यही होगा, यहाँ पर भी जो मेरा I होगा वो यही होगा. इसके अक्रॉस मुझे कुछ ना कुछ वोल्टेज अपीयर हो रही होगी और उसको मैंने नाम दे दिया VC, और इसके अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज अपीयर हो रही होगी उसको मैंने नाम दे दिया VR. ये मेरा R है और ये मेरा C है, राइट. तो ये जो मुझे डायरेक्शन दिखाई दी है ये मुझे करंट की डायरेक्शन दिखाई दी है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन सेम इन केस ऑफ सीरीज, जैसा हम लोगों ने अभी LR सर्किट में देखा था. अब यहाँ पर वोल्टेज लैग करती है, करंट लीड करता है. तो इस केस में, कैपेसिटर के केस में, वोल्टेज लैग्स करंट, करंट लीड करा करता था, यानी कि ये हमारा VC हो गया. दिस इज VC. और यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो हमें VR मिलेगा, सेम डायरेक्शन में. फिर से अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो करंट की डायरेक्शन मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखनी है. तो मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर ये I बना दिया. इसका एंगल मैंने सपोज ω t ही माना है, क्योंकि करंट दोनों जगह पर सेम है, हमें वोल्टेज का वेरिएशन देखना है. तो इस केस में हमें क्या करना है, VC को अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो VC डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा π/2 का एंगल बनाते हुए, यानी कि दिस इज VC, राइट. एंड यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको VR मिल जाएगा. हालांकि VR की वैल्यू I से बड़ी होगी, बट फॉर रिप्रेजेंटिंग हम ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज VR, राइट. इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूं तो फिर से वही वेक्टर सम करना पड़ेगा बाय वेक्टर एडिशन. यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, वेक्टर एडिशन जो चीज़ आपको दिखाई देगी दैट विल बी V इज इक्वल टू, फिर से वही एंगल है बेटा, तो VC स्क्वायर प्लस V
आर स्क्वायर। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट ऑफ वी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू एक्स सी, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर, एंड दिस इज I इंटू आर, इसका होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर V की जगह पर I इंटू जेड लिख पाएंगे, and this will be equal to I will be common in both the cases, so this will be xc square plus r square, I and I will get cancel out, z will be equal to root under xc square plus r square, ये हमारे पास z आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया वोल्टेज निकालने का। तो वोल्टेज मिल गई आपको, आपको z मिल गया, तो I आप बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे, I इज इक्वल टू वी बाई जेड होगा यहाँ पर फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो I इंटू जेड हुआ करता है बेटा। R की जगह पर आपको Z देखने को मिलेगा, एंड व्हाट इज Z, Z इज इम्पिडेंस। अब इन दोनों का, अगर ये दोनों वेक्टर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर होना चाहिए, मतलब इनका कहीं ना कहीं पर एक रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगी, ये जो हमने V निकाली है। अगर मैंने ये V निकाली है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इस एंगल को फाई मान लूँ तो टेन फाई क्या हो जाएगा, देखना, टेन फाई, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे निकाला करते थे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था बेटा, टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये बीटा हमेशा किसके साथ एंगल हुआ करता था बेटा, ए के साथ, जो भी यहाँ पर अकेला है जिसके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। तो टेन फाइव विल बी इक्वल टू, यहाँ पर किसके साथ हमारा एंगल बना है, फाई, वी आर के साथ एंगल बना है, यानी कि यहाँ पर हम इसको लिख पाएंगे वी सी साइन 90 अपॉन वी आर प्लस वी सी cos 90. So this value will be tan phi, and tan phi will be equal to Vc upon Vr, ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। What is Vc? I into Xc, और ये क्या है अपने पास, I into R, तो I and I will get cancel out। Xc की जगह पर हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फाई जो हमें यहाँ पर मिलता है बेटा, जो एंगल मिलेगा दैट विल बी tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर, और ये एंगल किसके साथ है, विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ एसी। तो ये हमें डायरेक्शन भी हम पता कर लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स हैं, एक वी सी और वी आर, और उन दोनों का एडिशन करके आपको रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, यानी कि रिजल्टेंट वोल्टेज आपको शो करनी है। यही सेम काम हम पीछे वाले केस में भी कर सकते थे बेटा। इस केस में भी यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट यहीं पर कहीं पर मिलेगा, दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगा, और ये हमारा वी होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे सपोज ये एंगल, मैंने ये वाला एंगल फाई माना है, तो यहाँ पर टेन फाई क्या हो जाएगा आपका, टेन फाई विल बी वी एल साइन 90 अपॉन वी आर प्लस वी एल कॉस 90, ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको। तो टेन फाई जो हो जाएगा आपका, दिस विल बी वी एल अपॉन वी आर देखने को मिलेगा आपको, और वी एल कितना हो जाएगा आपका, आई इंटू एक्सएल अपॉन आई इंटू आर। तो यहाँ पर आपको टेन फाई जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको एक्सएल अपॉन आर। ये सारे ही फॉर्मूले हैं, अगर कहीं पर वोल्टेजेस का रेशियो दिया गया होगा, वोल्टेजेस गिवन होंगी, तो आप वी एल अपॉन वी आर से भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंसेस का रेशियो अगर दिया होगा तो उससे भी आप ये चीज़ फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो टेन फाई मिल जाएगा वो टेन फाई आपको मिलेगा बेटा, फाई जो आपको मिलेगा, सॉरी, टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये जो फाई आया है, व्हाट इज दिस, कि अगर कहीं पर भी एलआर सर्किट है तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल मिलेगा, कितने का फेज डिफरेंस मिलेगा। सो दिस इज बेसिकली द फेज डिफरेंस
phase difference of current and voltage in LR circuit, है क्या नहीं? तो ये हमें फेज डिफरेंस पता चला। यहाँ पर भी ये जो हमारी वैल्यू आई है, दिस इज बेसिकली द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन आरसी सर्किट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका करंट इस डायरेक्शन में है, यानी कि ये वोल्टेज जो है लैग कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखने की कोशिश करूँ कि इन आरसी सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज बाई phi is equal to tan inverse VC अपॉन VR और tan inverse XC अपॉन R। तो कोई गलत बात तो नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अब पाई बाई टू का फेज डिफरेंस सिर्फ अगर कैपेसिटर लगा होगा तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस मिलेगा, रजिस्टर लगा होगा तो जीरो का फेज डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अगर आरसी सर्किट है तो उस केस में आपको फेज डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस निकालना है तो इट विल बी tan इनवर्स वी सी अपॉन वी आर और tan इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। बिल्कुल सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर वोल्टेज लीड्स, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वोल्टेज, यहाँ पर अगर हम लिखने की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज लीड्स करंट बाई phi is equal to tan इनवर्स वी एल अपॉन वी आर और इसी को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। ये हमारी फाई हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा दोनों केसेस में। अब ज़रा तीनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, मतलब एल भी है, सी भी है, आर भी है, तो उस केस में ये सब चीज़ें कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर मेरे पास है एक एल सी, तीसरी चीज़ है मेरे पास आर, और ये सीरीज सर्किट ही है अपने सिलेबस में। तो अगर यहाँ पर एक एसी सोर्स लगी हुई है तो ऑब्वियस सी बात, दिस इज एल, दिस इज सी एंड दिस इज आर। करंट की डायरेक्शन तो सेम रहेगी तीनों केसेस में क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। वी एल में ये आई है, ये आई है, ये भी आई है। यहाँ पर जो मुझे पोटेंशियल देखने को मिलेगा वो वी एल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मुझे पोटेंशियल देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा बेटा? वी एल। यहाँ पर जो मुझे देखने को मिलेगा वो वी सी और यहाँ पर जो मुझे देखने को मिलेगा वो वी आर। तो वी एल लीड्स करंट, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा ये वी एल। यहाँ पर लैग्स करंट यानी कि वी सी हमारा नीचे की डायरेक्शन में होगा और यहाँ पर आपको सेम डायरेक्शन मिलेगी किसकी? वी आर की सेम डायरेक्शन मिलेगी। इसी को अगर हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो करंट की डायरेक्शन फिर से हमें वही सेम रखनी पड़ेगी बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाऊँ तो ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, बिकॉज यही है तीनों का कॉम्बिनेशन और यहीं से हमारे जो पिछले जो तीन रिजल्ट्स हैं, दो रिजल्ट्स हैं, वो हम यहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया मेरा करंट आई, और अब मैं यहाँ पर अगर वोल्टेजेस बनाने की कोशिश करूँ तो वोल्टेजेस देखो कैसे बन जाएंगे। इसी डायरेक्शन में आपको वी आर मिलेगा, इसके बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर आपको वी एल देखने को मिलेगा इधर, और यहाँ से 90 डिग्री एंगल पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको वी सी देखने को मिलेगा। ये देखो लैग कर रहा है पाई बाई टू से, वी सी लैग करना चाहिए था,
ये लीड कर रहा है पाई बाई 2 से, देखो लीड कर रहा है बेटा। इस बार अभी तक हमारे पास 2 वेक्टर्स थे, अब हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। हाउ टू ऐड दीज 3 वेक्टर्स? सी, एंगल बिटवीन VL और VC की अगर हम बात करें तो VL और BC के साथ जो हमारा एंगल है वो एंगल कितना है? VL and BC are making an angle of 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब अगर मैं उसको नाम दे दूं बेटा VLC, सो दिस विल बी, एंड व्हाट आई एम अज्यूमिंग हियर इज कि VL ग्रेटर है VC से। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, आप VC को VL से बड़ा मान लें या कुछ भी, तो यहाँ पर ये VL माइनस VC हो जाएगा, है क्या नहीं? अगर ये VL माइनस VC हो जाएगा तो इस केस में अब हमारा फेजर डायग्राम कुछ इतना सा रह गया, कितना कि ये आपका करंट I और इसी के अक्रॉस आपको VR मिल रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने VL को बड़ा माना है तो वो इस डायरेक्शन में ही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? VL माइनस VC, ऐसा ही होगा। इतना सा सर्किट रह गया अब हमारा। अब इन दोनों के बीच में हम अगर देखें तो VLC एंड VR मेकिंग एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। सो ऑब्वियस सी बात है, नेट EMF जो हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? VLC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इसी को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखिएगा। दिस विल बी, V विल बी इक्वल टू रूट अंडर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब VL की जगह हम क्या रखें? VL की जगह हमने लिख दिया I इंटू XL माइनस I इंटू XC इसका होल स्क्वायर प्लस I इंटू R इसका होल स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर? V इज इक्वल टू I कॉमन ले लेंगे हर जगह से, और ये कितना हो जाएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और अगर यही V की जगह पर IZ लिख देंगे आप, तो I इंटू रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो I एंड I विल गेट कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमें जो Z मिल गया, Z इज इक्वल टू रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। So this is the resistance offered by LCR सर्किट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस नाम देते हैं बेटा, ध्यान रखेंगे ये नाम, इम्पीडेंस। रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पीडेंस बोलते हैं। अब अगर ये VR और VL माइनस VC इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो हमने निकाला है, और अगर हमने इनका दोनों का रिजल्टेंट निकाला है तो इसका मतलब ये है कि इनका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहीं कहीं पे फॉल कर रहा होगा बेटा बीच में। अब मैं एंगल भी फाइंड कर लेता हूँ, तो मैंने ये एंगल फाई मान लिया, क्योंकि फाई मतलब फेज एंगल हम निकाल रहे हैं किस किस के बीच में? करंट एंड वोल्टेज के बीच में। सो दिस विल बी tan फाई, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बेटा, tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC इंटू साइन 90 अपॉन VR प्लस VL माइनस VC cos 90। तो यहाँ पर देखो आपको tan फाई क्या मिल जाएगा? tan फाई दिस विल बी इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। यहीं पर ज़रा इनकी वैल्यू रख कर देखो तो I इंटू XL, I इंटू XC अपॉन I इंटू R, ऐसे ही लिखते हैं बेटा हम लोग। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज XL माइनस XC अपॉन R, यानी कि tan फाई की जो वैल्यू मिल गई आपको, वो आपको मिल गई, सॉरी फाई की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पर, इसकी वैल्यू, फाई की वैल्यू की, तो इट इज tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन R VR।
ये भी हो सकती है अगर वोल्टेजेस दी गई हैं। और अगर मुझे रेजिस्टेंसेस गिवन हैं तो XL minus XC upon R, this will be the formula and you people know the formula of XL and XC। तो यहाँ से मुझे क्या चीज़ समझ में आई बेटा, ये जो एंगल हैं दीज आर दी एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अगर यहीं पर अगर मेरा VC बड़ा हो जाता बेटा, VC इज ग्रेटर देन VL, इन दैट केस आपको क्या चीज़ देखने को मिलती, देखिएगा यहीं पर बना देता हूँ फेजर डायग्राम ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ। तो ये आपका यहाँ पर I और इसी डायरेक्शन में आपका VR है। अगर ये बड़ा हो गया तो इन दोनों का जो नेट मिलेगा आपको वो मिलेगा VC माइनस ऑफ VL, है कि नहीं। अब भी जो आप एडिशन करेंगे तो यहाँ पर तो होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत होगी नहीं बेटा, क्योंकि XC माइनस XL आएगा, उसका होल स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, VC माइनस VL अपॉन VR। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सिंपल सी बात ये कि आपकी कौन सी वोल्टेज बड़ी है उसके अकॉर्डिंग VC माइनस VL अगर बड़ा है तो VL माइनस VC, VC अगर बड़ा है तो VC माइनस VL आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सो व्हाट आई कैन राइट in LCR circuit, current and voltage have the phase difference of phi is equal to tan inverse XL minus XC upon R, or we can also write tan inverse VL minus VC upon R। कंडीशन क्या है, if VL is greater than VC। बट यही चीज़ क्या हो जाएगी, tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R is equal to tan इनवर्स VC माइनस VL अपॉन R if VC is greater than VL। बस इतना ही चेंज देखने को मिलेगा। फेजर डायग्राम आपको समझ में आई गए कि भैया यहाँ पर अगर करंट है हमारा इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में अगर हमारी VR है और VL अगर बड़ा है तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो VL माइनस VC आएगा। मतलब इस केस में सिंपल सी बात देखो, वोल्टेज यहीं पर आएगी, यानी कि इस केस में रिजल्टेंट वोल्टेज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन दिस केस रिजल्टेंट वोल्टेज लीड्स करंट। किस केस में, केस मतलब VL अगर बड़ा हो गया VC से, whereas in this case मतलब VC ग्रेटर देन VL वाले केस में रिजल्टेंट वोल्टेज लैग्स करंट। ठीक है, और फेज एंगल आपको पता है कि कितने फेज एंगल से लैग करेगी, वो आपके सामने लिखा हुआ है। सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बेटा। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।